नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ फॉर डिफ्रैक्शन टू हैपन। कहने का मतलब है जो लाइट वेव हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और जिससे टकराकर वो लाइट वेव डिफ्रैक्ट होगी उस ऑब्स्टेकल का साइज, लाइट की वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का साइज ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होगा। इसके अलावा कभी डिफ्रैक्शन आपका नहीं होगा। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन हाफ पीरियड जोन, उसको एक बार थोड़ा सम अप कर लेते हैं, क्योंकि उसी का यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन में क्या था, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है और उस प्लेन वेव फ्रंट के सामने एक पॉइंट P है। अब इन वेव फ्रंट्स को मैंने सर्कुलर रीजन्स में डिवाइड किया था और इन सर्कुलर रीजन्स को हाफ पीरियड जोन बोला था। जो फर्स्ट सर्कल है ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से आपके इनफाइनाइट हाफ पीरियड जोन्स हैं। और इन सब हाफ पीरियड जोन्स के कारण जो वेव P पर इकट्ठा हो रही हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने की हमने कोशिश करी थी। हमने निकाला था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P वाज y1 कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन माइनस y2 कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन। लेकिन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और सेकंड हाफ पीरियड जोन की जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज हैं, उनके बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस है और पाई का फेज डिफरेंस है, इसलिए वो आउट ऑफ फेज है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा। थर्ड हाफ पीरियड जोन के कारण 3, फिर माइनस y4 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने बोला था कि जो y है yn कंट्रीब्यूशन टू ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन, इट इज डिक्रीजिंग एज n इज इंक्रीजिंग। कहने का मतलब है जैसे जैसे y1 y2 n की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ दिस y इज डिक्रीजिंग और वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है। और इस लीनियरली डिक्रीज करने वाले चीज को यूज करके हमने इसको y1/2 प्लस y1/2 माइनस y2 प्लस y3/2 इस तरीके से ब्रेक करके लिखा था। अगर आपको इसकी डिटेल समझनी है तो हमारा पिछला लेक्चर आप जरूर देखें, उसी के आधार पर आप आगे समझ पाएंगे। अभी लीनियरली डिक्रीजिंग है, इसलिए y2 को हम y1 और y3 की एवरेज में लिख सकते हैं। तो y2 कैन बी रिटन एज, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, y2 कैन बी रिटन एज y1 प्लस y3/2। इसके कारण से ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाता है, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से फाइनल कंक्लूजन में निकाला था y1/2 resultant amplitude due to all half period zone is equal to contribution half of contribution of first half period zone। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी तक हमने पॉइंट O पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं रखा था, लेकिन जब तक ऑब्स्टेकल नहीं रखोगे डिफ्रैक्शन को स्टडी हम नहीं कर सकते। डिफ्रैक्शन तभी स्टडी हो पाएगा जब हम कोई ऑब्स्टेकल को लेके आए। अब मान लीजिए हम जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इसका जितना रेडियस है उसके आधे साइज का ऑब्स्टेकल मैं लाऊं और O पॉइंट पर रख दूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इधर से बहुत सारी वेव्स आ रही हैं लाइट की, और जो सेंटर पॉइंट आपने माना है वहां पर मैंने एक छोटा सा ऑब्स्टेकल रख दिया, बहुत छोटा सा, और उसके जस्ट सामने पॉइंट P है। तो ये ऑब्स्टेकल रखने के बाद आप ये बताइए जो वेव्स P पर पहुंच रही हैं उनके कारण टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब देखिए, जब पहला हाफ पीरियड जोन आपने आधा ढक दिया है तो जो आधे के कारण वेव्स पहुंचने वाली थी वो नहीं पहुंचेंगी, सिर्फ आधे के कारण पहुंचेंगी। तो आप लिखेंगे, देखिए इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है इस डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। पहली बार में हमने फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को आधा ब्लॉक किया है। जब आधा ब्लॉक करोगे तो जो रिजल्टेंट y है इट शुड बी y1/2
प्लस माइनस y2। y1/2 क्यों लिया है? क्योंकि पहला जो हाफ पीरियड जोन है उसको आधा ढक दिया गया है और जो बचा हुआ आधा है वही कंट्रीब्यूट करेगा P पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी बनाने में। तो ये आपका y1/2 होगा, बाकी कंप्लीट ऐड होंगे, -y2 प्लस y3 माइनस y4। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, इस y1 को मैं छोड़ दूं और यहाँ y12 है, y2 है, फिर y3 प्लस y3, ये y3 है, y4, इसको मैं भूल जाऊं तो बाकी सारे टर्म्स हैं। क्लियर है? इसका मतलब जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका सम 0 आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, y1/2 माइनस y2 प्लस y3 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक यहां, एक नेक्स्ट y3/2 माइनस y4 प्लस y5/2। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और ये सारे टर्म्स 0 होंगे। इसका मतलब जब मैंने हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के आधे रेडियस के बराबर यहां पर कोई ऑब्स्टेकल रखा, उस ऑब्स्टेकल के रखने के कारण P पर लाइट नहीं पहुंच पाई। क्लियर है? हमने जब P जो हमारी वेव्स आ रही थी उनके सामने एक छोटा सा ऑब्स्टेकल रखा जिसका कि साइज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के साइज के आधा था, उसके कारण P पॉइंट पर कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाई। अब यदि मैं सेकेंड केस डिस्कस करूं जहां पर मैंने फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, ये सेकेंड केस, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। अगर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो आपका क्या होगा? फर्स्ट के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो आया y = 0। सेकेंड के कारण अभी देखते हैं। जब पहले वाला पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो y के अंदर फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, y will be equal to y2 से स्टार्ट होगा, है ना, y2 माइनस y2 प्लस y3 और इस माइनस y4, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये। अब इस टर्म में -y2 आप अलग निकाल दो, -y2 अलग निकाल दिया और साथ में अंदर -y2/2 कर दिया, फिर y3 माइनस y4/4 कर दिया। तो यहां पर भी जो आगे की टर्म्स हैं दे विल कैंसिल आउट, दे विल बी 0। बचेगा क्या? ये y2/2 है क्योंकि इसका एक पोर्शन अंदर भेज दिया, तो y2/2 यहां पर आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। इसका मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, जब मैंने उसको आधा ब्लॉक किया था तो उसके वहां पर इंटेंसिटी 0 पहुंच रही थी, और जब मैंने इसको पूरा ब्लॉक कर दिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ पहुंच रही है। अगर सारे हाफ पीरियड जोन खुले होते तब तो क्या होता, इंटेंसिटी y1/2 होती, जो कि इससे ज्यादा है y2 से, लेकिन y2 भी y1 से बहुत कम नहीं है, इसलिए जब सारे ओपन थे तब जितनी इंटेंसिटी थी P पॉइंट पर उससे थोड़ी सी कम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के बराबर की ऑब्स्टेकल रखने पर भी लाइट आ रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। पहला, अगर लाइट रे होती तो इसके सामने ऑब्स्टेकल रखने के बाद यहां पर लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अब ऑब्स्टेकल रख दी, उसके बाद भी लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब लाइट इसके कॉर्नर से बेंड हो रही है और P पॉइंट पर पहुंच रही है। तो इस तरीके से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के द्वारा फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन को प्रूव किया कि डिफ्रैक्शन सही में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने देखा। अब देखिए आप, यदि ये जो ऑब्स्टेकल है इसको मैं बढ़ा दूं, इसका साइज बढ़ा दूं, नंबर ऑफ जो y हैं वो पहले 10 हाफ पीरियड जोन को कवर कर रही है, तो जो आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो क्या होगा, y11 से स्टार्ट होगा, y11 माइनस y12, और 10-11 टर्म के बाद y अपने आप में बहुत छोटा हो चुका होगा। क्लियर है? बहुत छोटा हो चुका होगा तो इन सब का एडिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, y = 0 टाइप होगा। मैं इसमें लिख रहा हूं ऑलमोस्ट = 0। ठीक है,
तो जब छोटा यहां पर छोटा ऑब्स्टेकल रखा तब तो लाइट P पर पहुंच रही है, बहुत छोटा रखा इससे भी आधा रखा तब नहीं पहुंच रही थी, लेकिन इतना रखा तब पहुंच रही है। अब जब मैं ऑब्स्टेकल को बड़ा कर देता हूं तब इस पर लाइट नहीं पहुंच रही। अब इससे हम क्या समझे, आप मान लीजिए कि रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन कितना है, ये है। अब मैं यहां पर n की 1 वैल्यू पुट कर दूं, कितना हो जाएगा ये √b लैम्डा। आप ये मान लीजिए O पॉइंट से P पॉइंट की दूरी कितनी है, B इज 100 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आप। और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम विजिबल लाइट की रेंज होती है। तो यहां पर जो हम लाइट यूज कर रहे हैं वो 5896 एंगस्ट्रॉम है। अब ये लैम्डा और B की वैल्यू ये यहां पुट करें तो रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आता है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ, इतने साइज की ऑब्स्टेकल रखूंगा मैं लाइट के सामने, 0.08 सेंटीमीटर, बहुत छोटा। ये आपका 1 mm से भी छोटा है, एक मतलब 0.8 mm है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत छोटी ऑब्स्टेकल जब मैं रखता हूं तब तो यहां पर मुझे लाइट दिखती है, लेकिन ऑब्स्टेकल को बड़ा कर दूंगा तब मुझे लाइट नहीं दिखेगी। इसका मतलब जब रेडियस ऑफ ऑब्स्टेकल मतलब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ, या वेवलेंथ के बराबर आपका ऑब्स्टेकल का साइज होगा, तब लाइट कॉर्नर से बेंड होकर P पर पहुंचती है। लेकिन जब साइज बड़ा हो जाएगा तब वो कॉर्नर से मुड़ के P तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो छोटे ऑब्स्टेकल्स में ज्यादा होती है। यही हमारे हेडिंग थी कि ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ इन दोनों का साइज कंपेरेबल क्यों होना चाहिए फॉर डिफ्रैक्शन फेनोमेनन टू हैपन और टू अकर, ये हमने प्रूव किया। अब इसी केस में एक हम और एग्जांपल लेते हैं। अगर साउंड वेव्स का एग्जांपल ले लें, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 17 mm से 17 मीटर तक होती है। मान लीजिए हमने वेवलेंथ मान ली लैम्डा इक्वल टू 100 मीटर और 100 सेंटीमीटर और B हमने 100 सेंटीमीटर ही रखा, तो R1 कितना निकल के आएगा, √b लैम्डा 100 इंटू 100 का √100 आएगा। यहां पे कितना आया था, पॉइंट। लाइट के केस में वेवलेंथ छोटी होती है इसलिए ऑब्स्टेकल भी छोटा हुआ था। ये लाइट इंसिडेंट हो रही थी, इसके सामने एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल रखा तो लाइट डिफ्रैक्ट होके P पॉइंट पर पहुंची। अब साउंड वेव्स में वेवलेंथ बड़ी होती है तो क्या हुआ, आपको 100 मीटर का ऑब्स्टेकल 100 सेंटीमीटर का ऑब्स्टेकल रखना पड़ेगा। ये साउंड वेव्स ऐसे आ रही थी और उसके सामने जो P पॉइंट है, इतना बड़े ऑब्स्टेकल के अराउंड भी वो बेंड हो जाएंगी। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का ऑब्स्टेकल अगर आपने मतलब मान लीजिए इस साइड से साउंड आ रही है और 1 मीटर का ऑब्स्टेकल है आपके सामने, तो साउंड वेव्स फिर भी उस पॉइंट P पर पहुंच जाएंगी क्योंकि वेवलेंथ बड़ी है, ऑब्स्टेकल का साइज बड़ा है और आपकी वेवलेंथ भी बड़ी है, दोनों कंपेरेबल हैं। इसका मतलब डिफ्रैक्शन होगा इस केस में, और डिफ्रैक्शन होगा तो P पॉइंट पे पहुंचेंगी। तो कुल मिला के हमने डिस्कस किया कि जब तक वेवलेंथ का साइज और ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल नहीं होंगे तब तक डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।